मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो रंग मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज हेमंत कुमार शर्मा। बेटा अभी अपन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का अपना जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होती है 12th का प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे कि जो पादप है वो कैसे जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषण करने के बाद में किस तरीके से उनमें क्या होता है, इसका स्थानांतरण होता है। उसी को इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो पादप होते हैं उसमें होती है प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ जो होती हैं उस पर उपस्थित होते हैं मूल रोम। मूल रोम क्या करते हैं कि जो मृदा में हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है या जो कैपिलरी वाटर होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करती हैं। और उसके थ्रू क्या होता है कि जो जल है, मिनरल्स हैं, आयन है, वो क्या होते हैं पादप के संपूर्ण जो वायवीय भाग है उनमें क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि पादप में जो पादप की इतनी हाइट होती है लेकिन फिर भी जो पादप में किस तरीके से स्थानांतरण होता है। तो बेटा अपन इसमें देखेंगे कि जो पादप में जल स्थानांतरण होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है छोटी दूरी तक जल का स्थानांतरण और एक होता है लंबी दूरी तक जल का स्थानांतरण। ठीक है, छोटी दूरी तक जल के स्थानांतरण का मतलब है कि अगर अपन इन शॉर्ट समझें, अगर अपन छोटे रूप में देखें तो छोटी दूरी तक जल के स्थानांतरण का मतलब है कि प्राथमिक जड़ों द्वारा, प्राथमिक जड़ों के ऊपर उपस्थित जो मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित किया गया है उसको जाइलम तक पहुंचाना है। जाइलम में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद अपन आता है लंबी दूरी तक जल का स्थानांतरण। लंबी दूरी तक जल के स्थानांतरण का क्या मतलब है कि जो अपन ने जो भी जल, खनिज लवण, आयन जो भी अपन ने अवशोषित करके क्या किए, जाइलम में रखे हैं, उनको क्या करना है कि पादप के जो दूसरे वायवीय भाग हैं, जैसे पत्तियां होगी, तना हो गया, ठीक है, फूल हो गए, फल हो गए, वहां तक उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो पत्तियों में क्या बनता है, अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, उस ग्लूकोज को क्या करना है, नीचे जड़ों तक लेके आना है। ठीक है, हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, जो पादप के वायवीय भागों में संश्लेषित होते हैं, उनको जो हॉर्मोन्स है, जो संश्लेषित हार्मोन है, उनको वहां से कहां तक लेके आना है, जड़ों तक लेके आना है। तो टोटल अपना कहने का मतलब ये कि जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो पादप है उसके अंदर जल का, आयनों का, खनिज लवणों का स्थानांतरण किस किस तरीके से होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि दो तरीके से होता है। एक तो होता है छोटी दूरी तक जल का स्थानांतरण, एक होता है लंबी दूरी तक जल का स्थानांतरण। छोटी दूरी तक जल के स्थानांतरण में अपने को क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली ये सेल टू सेल होगा, एक कोशिका से जो दूसरी समीपस्थ कोशिका होगी, या जो एक कोशिका से दूसरी समीपस्थ कोशिका है, या जो ऊतक हैं वो क्या होंगे, एक समीपस्थ ऊतकों में ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। इन शॉर्ट देखें तो जड़ों से लेके कहां तक, जाइलम तक। ठीक है, और जो लंबी दूरी तक जल का स्थानांतरण होता है इसमें क्या होता है कि पादप के वायवीय भागों से जो अपने अवायवीय भाग है वहां तक भी जल आएगा, जड़ तक, और जड़ों से भी जल, खनिज लवण कंप्लीट कहाँ जाएंगे, पादप के वायवीय भागों तक। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो छोटी दूरी तक जल का स्थानांतरण होता है वो दो तरीके का होता है। अपन एक तो होता है निष्क्रिय स्थानांतरण, एक होता है सक्रिय स्थानांतरण। निष्क्रिय स्थानांतरण में कोशिकीय ऊर्जा एटीपी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, और सक्रिय स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग होता है। निष्क्रिय स्थानांतरण जो अपना होता है वो अपना चार तरीकों से संपन्न होता है। एक होता है विसरण, दूसरा होता है परासरण जिसको अपन इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं, तीसरा होता है संसूचन जिसको अपन इम्बिशन बोलते हैं, चौथा होता है विसरण दाब न्यूनता जिसको अपन डीपीडी बोलते हैं। और जो सक्रिय स्थानांतरण है उसमें आते हैं आयन चैनल और आयन पंप। इसमें जो होगा वो कोशिकीय ऊर्जा एटीपी का उपयोग होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं अपन जो क्या होता है बेटा, जो लंबी दूरी तक जल का स्थानांतरण होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट क्या, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलोकेशन या मास फ्लो।
क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलोकेशन या मास फ्लो। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है एक दिशीय स्थानांतरण और दूसरा होता है दो दिशीय स्थानांतरण। ठीक है, एक दिशीय स्थानांतरण जो होगा वो होगा केवल जल का, वो किसका होगा, केवल जल का होगा, कहां से लेके, जड़ों से लेके पत्तियों तक। ठीक है, और जो दो दिशीय जल का, जो दो दिशीय स्थानांतरण होता है बाई डायरेक्शनल, वो किसका होगा, जल का भी होगा, ठीक है, शर्कराओं का भी होगा, हार्मोन का होगा, और उसमें जो अपने पादप के संवहनी ऊतक हैं जाइलम और फ्लोएम, वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, लंबी दूरी तक जल के स्थानांतरण को मास फ्लो या बल्क फ्लो या ट्रांसलोकेशन, जो दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है मल्टी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल केवल जल का, और मल्टी डायरेक्शनल में जो जितने भी अपनी शर्कराएं हैं, हार्मोन्स हैं, और जो भी अपने क्या है, आयन है, क्या खनिज लवण है, वो सारे क्या होंगे, वो क्या होंगे, इससे स्थानांतरित होंगे, और उसमें अपना भाग लेंगे कौन, पादप के संवहनी ऊतक, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे छोटी दूरी तक जल का स्थानांतरण, और उसमें पढ़ेंगे अपन सबसे पहले निष्क्रिय स्थानांतरण। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हाँ तो बेटा अपन देख रहे थे क्या, विसरण। ठीक है, सबसे पहले अपन निष्क्रिय स्थानांतरण में क्या पढ़ेंगे, विसरण। तो विसरण क्या होता है, ठीक है, कि जो विलेय के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, एटीपी के उपयोग के बिना जो स्थानांतरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। विसरण जो होता है, ये जो जितने भी अणु हैं, समस्त जो अणु है उनका क्या होता है, भौतिक गुणधर्म होता है। जितने भी अपने क्या है, जो अणु होते हैं, चाहे वो ठोस के अणु हो, चाहे वो द्रव्य के अणु हो, चाहे गैस के अणु हो, उनका क्या होता है, एक भौतिक गुणधर्म होता है। और विसरण में क्या होता है, केवल विलेय के अणु क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। क्योंकि जो अपना विलयन होता है, जो विलयन होता है वो किससे बना हुआ होता है, विलेय और विलायक से। ठीक है, तो जो विसरण होता है इसके अंदर केवल और केवल किसके अणु स्थानांतरित होंगे, विलेय के अणु स्थानांतरित होते हैं। और जो विसरण की दर होती है, वो सब जगह जो विसरण की दर प्रदर्शित होती है, वो प्रदर्शित करते हैं कौन से अणु, गैस के अणु। गैस के बाद विसरण की दर जो होगी वो किसमें होगी, द्रव्य के अणुओं में होगी। सबसे कम जो विसरण का दर अपने को देखने को मिलेगा वो ठोस के अणुओं में मिलेगा। ठीक है, तो जो विसरण होता है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक साधारण विसरण और एक सुविधा विसरण। ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ये भौतिक गुणधर्म है, जो जितने भी अणु है, ठीक है, उनका क्या होगा, विसरण एक भौतिक गुणधर्म होता है। ठीक है, और विसरण के द्वारा क्या होता है, जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है उसमें जो अंतराकोशिकीय स्थान होगा, वहां से भी जल का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ठीक है, और जो अपने पादप के वायवीय भागों में जो क्या बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, उनका भी क्या होता है, स्थानांतरण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब विसरण में क्या होता है कि जो अणु की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उपयोग में लाई जाती है। अगर अपन दो बीकर लें, ठीक है, अपन ने ये बीकर लिए दो, ठीक है, और इन बीकरों को अगर अपन आपस में जोड़ दें, ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ पे विसरण होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, अगर अपन ने ये लिया एक बीकर, ठीक है, ये लिया अपन ने दूसरा बीकर, ठीक है ना, अपन इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस बीकर को अपन ने नाम दिया ए, ये अपना बीकर है, बीकर नंबर बी। अगर इसमें अपन क्या भर दें, वाटर डाल दें, कोई भी सॉल्यूशन डाल दें, ठीक है, अपन ने यहाँ पे ले लिया, अपने क्या ले लिया, जल ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, जल के अणु क्या करेंगे, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। और जब वो स्थानांतरित होंगे तो जो जल के अणुओं का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, कहाँ से, जैसे अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो कब तक होगा, जब तक कि दोनों तरफ जो साम्य है वो स्थापित नहीं हो जाता है। ठीक है, लेकिन बिना किसी ऊर्जा के कोई भी अणु गति नहीं कर सकता। अपन बोल रहे हैं कि कोशिकीय ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग नहीं होगा, लेकिन कौन सी ऊर्जा का उपयोग होता है, जो अपन जानते हैं कि हर एक अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, 3/2
kT से लिखते हैं, ठीक है। तो विसरण के अंदर जो होगा वो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होगी, वो उपयोग में आएगी, और अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका मान होता है 3/2 kT, ठीक है। यहाँ पे K क्या होता है, गतिज ऊर्जा, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और क्या होगा T यहाँ पे क्या होता है, तापमान, क्या होगा T यहाँ पे तापमान, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक अणु होता है, चाहे वो ठोस का हो, चाहे वो द्रव्य का हो, चाहे गैस का हो, चाहे प्लाज्मा का हो, उनका क्या होता है, हर एक अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है जिसकी वैल्यू होती है 3/2 kT, ठीक है। अब विसरण में क्या होगा कि जैसे कि जहां पे अणु रखे हुए हैं, ठीक है, जहां से भी क्या होता है, जो अणुओं में क्या होता है, अब उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसके कारण क्या होगा, वो आपस में परस्पर टकराएंगे। जब वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है बेटा, जब वो टकराएंगे तो डेफिनेटली उनका जो तापमान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो जब आपस में टकराएंगे आंतरिक ऊर्जा के कारण, तो उनका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। जब उनका तापमान बढ़ेगा तो यहाँ सीधा रिलेशन है, तो उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और जब उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, देन क्या होगा बेटा, जो विसरण की दर है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि विसरण के अंदर भले ही कोशिकीय ऊर्जा एटीपी का उपयोग नहीं होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर एक जो अणु है उसकी क्या होती है, एक आंतरिक ऊर्जा होती है, और उस आंतरिक ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 3/2 kT, ठीक है। यहाँ पे K क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, T क्या होता है, यहाँ पे तापमान होता है, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब अणु होते हैं, चाहे वो ठोस के हों, चाहे वो द्रव्य के हों, चाहे वो गैस के हों, वो क्या होते हैं, परस्पर टकराते हैं अपने इस आंतरिक ऊर्जा के कारण, जिसके कारण उनका तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी देन क्या होगा कि विसरण संपन्न होगा। कब तक होगा विसरण, जब तक कि दोनों तरफ साम्य स्थापित नहीं हो जाता, ठीक है। दूसरी चीज जो क्या होगा बेटा, विसरण की दर कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। विसरण की दर कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जीरो, क्योंकि अगर आपको विसरण की दर जीरो करनी है तो आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी। और जीरो काइनेटिक एनर्जी जो अपने को मिलती है वो मिलती है अपने को एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे लिविंग सिस्टम में नहीं मिलता है, इसलिए विसरण की दर जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो विसरण होगा वो होगा अणुओं का अपने, चाहे वो ठोस के अणु हो, चाहे वो द्रव्य के अणु हो, चाहे गैस के अणु हो, उनका अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलेय के अणुओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण के अंदर क्या होगा, विलेय के अणु क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। और ध्यान रखना हमेशा कि इसके अंदर अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है उसका उपयोग होता है, और जो अणु होते हैं उनकी आंतरिक ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू होती है 3/2 kT। यहाँ पे K होती है गतिज ऊर्जा, T होता है तापमान। जब वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब वो टकराएंगे तो उनका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, उनका जो क्या होगा, जो विसरण है उसकी दर भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इतना अपने को ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। और अपने को क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, एक टर्म आएगी अपने पास विसरण दाब। कौन सी टर्म आती है, विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, विसरण दाब, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर। तो बेटा डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, ठीक है, कि जो अपने विसरित होने वाले अणु हैं, ठीक है, जो भी अपने विसरित होने वाले अणु हैं, जो भी अपने विसरित होने वाले क्या है, अणु, ठीक है, होने वाले जो अणु हैं अपने, वो क्या करते हैं कि माध्यम पे एक दबाव लगाते हैं और उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। जो भी अपने विसरित होने वाले अणु हैं, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो द्रव्य के हों, चाहे वो किसके हों,
ठोस के हों तो क्या कहेंगे, माध्यम पे एक क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको अपन, डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब क्या होता है बेटा, जो सबसे अधिक विसरण दाब होता है वो किसका होता है, जो सबसे अधिक विसरण दाब होगा वो होगा शुद्ध विलायक का। ठीक है, किसका होगा सबसे अधिक विसरण दाब, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका होगा सबसे अधिक क्या, विसरण दाब, शुद्ध विलायक। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अधिक विसरण दाब होता है वो होता है किसका, अपने जो अपना होता है आसुत जल। सबसे शुद्ध जल कौन सा है, अपना आसुत जल, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो जल है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जो आसुत जल होता है उसका होता है, आपसे अगर पूछा जाए कि क्या सबसे अधिक जो विसरण दाब होगा वो किसका होगा, शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक क्या होगा, जिसमें विलेय का एक भी अणु उपस्थित नहीं होगा। आसुत जल, और ये कितना होता है, 1236 ATM। ठीक है, 1236 क्या, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक जो विसरण दाब होगा वो किसका होगा, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक क्या होते हैं, जिनमें कोई भी विलेय के अणु उपस्थित नहीं होते हैं। और शुद्ध विलायक का जो विसरण दाब होता है वो होता है 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो दाब होता है या तो अपन उसको प्रेशर जो एटीएम में लेंगे या बार में लेंगे या पास्कल में लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने जिसको कैलकुलेट किया है वो किस में कैलकुलेट किया है, एटीएम में। और कितना होता है, 1236 ATM। ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा विसरण की दर होगी गैस के अणुओं की, उसके बाद द्रव्य के अणुओं की, और सबसे कम जो विसरण देखने को मिलेगा वो ठोस के अणुओं में मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, जैसे अपन नॉर्मल लाइफ में, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एग्जांपल देखें अपन विसरण का, तो अब क्या करो, रूम में अगरबत्ती जला दो, पूरे रूम में क्या हो जाती है, उसकी खुशबू हो जाती है। तो वो भी क्या है, विसरण का प्रकार है। आप कॉपर सल्फेट लो और उसको किस में डाल दो, जल में डाल दो, तो वो नीला रंग क्या हो जाएगा, पूरे जो जल है उसमें से दिखाई देने लग जाएगा। तो वो भी एक किसका प्रकार है, विसरण का प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, विसरण के प्रकार। ठीक है, तो विसरण कितने प्रकार का होता है आप लोग जानते हो, विसरण होता है बेटा दो प्रकार का, एक होगा साधारण विसरण और दूसरा होगा अपना सुविधा विसरण। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। विसरण के प्रकार में कौन कौन से, एक होगा अपना साधारण विसरण और दूसरा होगा अपना कौन सा, सुविधा विसरण। ठीक है, जो साधारण विसरण होगा उसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, और जो सुविधा विसरण होगा उसको अपन बोलेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण विसरण। साधारण विसरण क्या होता है कि बेटा इसमें किसी भी प्रकार के प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये सांद्रता विभव के आधार पर होता है। जो साधारण विसरण होगा वो अपना केवल और केवल सांद्रता विभव। सांद्रता विभव क्या होता है कि एक तरफ सांद्रता ज्यादा होगी, दूसरी तरफ सांद्रता कम होगी। ठीक है, तो जो साधारण विसरण होगा उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन जो वाहकों की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा जो सुविधा विसरण है इसमें विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहकों की, जो इसमें क्या होगा, जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहकों की क्या होगी,
आवश्यकता होगी। ठीक है, इतना अपने को जान लेना है कि विसरण दो प्रकार का है। एक है साधारण विसरण जिसमें प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा है सुविधा विसरण जिसमें विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अपन इन डिटेल पढ़ेंगे साधारण विसरण। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो बेटा अभी अपन देख रहे थे साधारण विसरण। ठीक है, पहली बात तो ये कि अपने को जो निष्क्रिय स्थानांतरण है उसमें अपने को सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये जो निष्क्रिय स्थानांतरण होगा, ठीक है, निष्क्रिय स्थानांतरण होगा केवल नॉन पोलर, अध्रुवीय, उदासीन, न्यूट्रल और जल में घुलनशील जितने भी पदार्थ हैं उनका होगा। ठीक है, ये कभी भी जो चार्ज मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित है उनका निष्क्रिय स्थानांतरण नहीं होता है, उनका केवल कौन सा स्थानांतरण होता है, सक्रिय स्थानांतरण होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली लाइन अपने को क्या रखनी है, विशेषता ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जो निष्क्रिय स्थानांतरण होगा वो केवल होगा अध्रुवीय, नॉन पोलर, ठीक है, न्यूट्रल और जल में घुलनशील। ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जिस अणु के ऊपर क्या होगा, आवेश होगा या जो कैसा होगा, ध्रुवीय अणु होगा, उसका विसरण या उसका निष्क्रिय स्थानांतरण नहीं होगा। ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है, और क्या होता है कि जो अपन ने देखा कि अधिकतम जो विसरण दाब होता है वो शुद्ध विलायक 1236 एटीएम, ठीक है, शुद्ध विलायक का होगा। जैसे जैसे अपन विलेय की सांद्रता बढ़ाते हैं उसका विसरण दाब क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, साधारण विसरण में क्या होगा, केवल सांद्रता विभव का क्या होगा, उपयोग होगा। ठीक है, मतलब अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलेय के अणुओं का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इसमें केवल क्या आता है, सांद्रता विभव का उपयोग होता है। और साधारण विसरण जो होगा वो अपनी कोशिका में केवल गैस के अणुओं का होगा और प्रतिजैविक औषधियों का होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या ध्यान रखना है कि साधारण विसरण में किसी भी प्रकार के प्रोटीन वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, साधारण विसरण में क्या होगा, ये अगर अपनी एक सेल है, ठीक है, कोशिका, ठीक है, एक कोशिका में क्या होगा, दो फ्लूइड होंगे। ठीक है, एक तो होगा अपना आईसीएफ, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर होता है उसको अपन बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आंतरिक कोशिकीय द्रव्य, और जो इसको बोलेंगे अपन वो बोलेंगे बाह्य कोशिकीय द्रव्य। ठीक है, तो अपने को साधारण विसरण में ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार के प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रोटीन वाहक हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का प्रोटीन वाहक आवश्यक नहीं होगा। और ये जो विसरण होगा ये होगा केवल किसका, गैस का और प्रतिजैविक औषधियों का। नीट में जो आता है वो आपसे गैसों का ही पूछेंगे। प्रतिजैविक औषधि जिन्हें अपन एंटीबायोटिक ड्रग्स बोलते हैं उनका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो गैसेस का होगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे CO2 या O2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो अधिक सांद्रता से कहां तक, निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा, गैसों का क्या होगा, साधारण विसरण होगा। ठीक है, अब जो गैसों के विसरण की दर है ये किस पे निर्भर करेगी। ठीक है, जो गैसों के विसरण की जो दर है बेटा
ये किस पे निर्भर करेगी, ठीक है, ये निर्भर करेगी कि इनकी जल में घुलनशीलता पे, किस पे निर्भर करेगी, जल में घुलनशीलता पर, ठीक है। तो जिस गैस की घुलनशीलता जल में क्या होगी, ज्यादा होगी, उस गैस के विसरण की दर भी अधिक होगी, और जिस गैस की घुलनशीलता जल में कम होगी उसके विसरण की दर भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अपने जो क्या होते हैं पादपों में जब वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया क्या होता है, पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, गैसीय विनिमय, क्या होता है, गैसीय विनिमय, ठीक है। तो इस ये जो प्रक्रिया होती है ये भी कैसे विसरण का है, साधारण विसरण का प्रकार है। और पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जब गैसीय विनिमय होगा, गैसीय विनिमय में क्या होता है कि जो पादप होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार अपने फेफड़ों में जब गैसीय विनिमय होता है, ठीक है, कि अपने फेफड़ों में क्या होता है, CO2 को, ऑक्सीजन जो अपन ने ली है बाहर से, वो रक्त में विसर्जित कर दी जाती है, और रक्त से CO2 को क्या कर दिया जाता है, फेफड़ों में विसर्जित कर दिया जाता है, और उसके बाद उस गैस CO2 को अपन क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपने को साधारण विसरण के बारे में एक चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है कि ATP का उपयोग नहीं होगा, दूसरी चीज प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है, और तीसरी चीज ये जो होगा ये गैसेस का ही होगा, आप गैसेस का ही ध्यान रख लेना। और अगर एंटीबायोटिक ड्रग्स याद रह जाती हैं तो उससे बढ़िया बात कोई और है नहीं। और जो गैसों के विसरण की दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कि उस गैस की जल में घुलनशीलता कैसी है, ठीक है। और जल में घुलनशीलता का क्रम अगर आप इन डिटेल केमिस्ट्री में जाना चाहते हो तो आप वहां से निकाल सकते हो कि कौन सी जो गैस है उसकी घुलनशीलता ज्यादा होगी, कौन सी गैस की घुलनशीलता कम होगी, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर दे दिया जाए 3-4 गैसेस का तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो गैसों के विसरण की दर है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जल में घुलनशीलता के, ठीक है। और जो अपने वाष्पोत्सर्जन के समय जो पादपों में गैसीय विनिमय होता है वो एक साधारण विसरण का प्रकार है। जो हॉर्मोन्स का क्या होता है, स्थानांतरण होता है पादपों में, वो एक साधारण विसरण का प्रकार है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो बेटा साधारण विसरण के बारे में अपने को एक चीज पता चलती है, ठीक है, और वो एक चीज क्या है कि ये सांद्रता विभव के क्या होगा, समानुपाती होते, जितना सांद्रता विभव होगा उतना ही क्या होगा, साधारण विसरण की दर देखने को मिलेगी। तो अगर अपन एक ग्राफ बनाए, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे लें अपन क्या, सांद्रता, क्या लें, एक्स एक्सिस पे सांद्रता लें, ठीक है, और वाई एक्सिस पे अगर अपन लें विसरण की दर, ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे विसरण की दर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आता है साधारण विसरण का ग्राफ जो समानुपाती होता है। तो साधारण विसरण की दर समानुपाती होती है किसके, सांद्रता के, ठीक है, सांद्रता विभव के क्या होती है, ये समानुपाती होती है या सांद्रता के समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी या सांद्रता विभव का मान बढ़ेगा साधारण विसरण की दर भी बढ़ेगी, ठीक है। और साधारण विसरण का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है विसरण की दर भी बढ़ रही है। सांद्रता को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये आप जानते हो। और रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि साधारण जो विसरण है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन क्या, सुविधा विसरण, क्या देखेंगे अभी अपन, सुविधा विसरण, ठीक है।
तो ये अपने को ध्यान देना है कि सुविधा विसरण, ठीक है, सुविधा विसरण हिंदी लिखने में क्या होता है बेटा, थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये है अपना सुविधा विसरण, जिसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है बेटा, इसको अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुविधा विसरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अपने को जो कोशिका होती है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, इसमें क्या प्रदान की जाती है, एक सुविधा प्रदान की जाती है। उसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सुविधा विसरण। और ये सुविधा क्या होती है, क्योंकि जो कोशिका होती है उसके ऊपर विशिष्ट प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन वाहक। ये प्रोटीन वाहक क्या करेंगे कि जो भी विसरित होने वाला अणु है उसके साथ जुड़ेंगे और उसे अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोशिका होती है उस कोशिका के ऊपर उपस्थित होते हैं क्या, विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहक। और ये प्रोटीन वाहक क्या होते हैं, जो विसरित होने वाला अणु है, जो विसरित होने वाला जैव अणु है, उससे क्या होंगे, जुड़ेंगे और उससे क्या होंगे, ये जुड़ने के पश्चात उसको अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। ठीक है। और जो सुविधा विसरण होता है, ठीक है, ये किसका होगा बेटा, सुविधा विसरण होगा किसका, शर्कराओं का। किसका होगा, शर्कराओं का क्या होगा बेटा, अपना सुविधा विसरण होगा। सिवाय किसके, ग्लूकोज के, क्योंकि ग्लूकोज जो शर्करा है इसका होता है सक्रिय स्थानांतरण। ठीक है, ग्लूकोज शर्करा का क्या होता है, सक्रिय स्थानांतरण होता है। ये अपने को ध्यान देना है। तो ग्लूकोज के अलावा जितनी भी शर्कराएं हैं उनका तो क्या होगा बेटा, सक्रिय स्थानांतरण। और सुविधा विसरण में अपने को क्या ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहक कोशिका झिल्ली के ऊपर उपस्थित होते हैं, जो कि शर्करा के अणुओं के साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं और उन्हें अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरित करने का कार्य संपन्न करते हैं। दोबारा सुन लो, सुविधा विसरण जो होगा इसमें क्या होगा कि विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहक कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं, जो कि शर्करा के अणुओं के साथ जुड़कर उन्हें अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, समस्त शर्कराओं का क्या होते हैं, सुविधा विसरण होता है। केवल एक ग्लूकोज ऐसी शर्करा है जिसका सक्रिय स्थानांतरण होता है। ये अपने को ध्यान देना है। कोई बोले ग्लूकोज पैसिवली या निष्क्रिय स्थानांतरित होती है, बेटा नहीं होती है। ठीक है, कोई भी बोले ग्लूकोज का हमेशा सक्रिय स्थानांतरण होगा, बाकी जितनी भी शर्कराएं हैं उनका निष्क्रिय स्थानांतरण होगा। और वो निष्क्रिय स्थानांतरण होगा सुविधा विसरण के द्वारा। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये भी सांद्रता विभव के आधार पे ही चलता है। ठीक है, लेकिन सुविधा विसरण है तो इसमें क्या होगा, ठीक है, अगर अपने से कोई पूछता है कि जो सुविधा विसरण है ये समानुपाती होगा, ठीक है, इसकी जो सुविधा विसरण की दर है वो समानुपाती होगी सांद्रता के। ठीक है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी सुविधा विसरण की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, सैचुरेशन, संतृप्त अवस्था आती है। क्यों आती है वो अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, चलो अभी अपन इसको क्या करते हैं, देखते हैं।
ठीक है। तो बेटा देखो जैसे कि क्या है कि जब अपने को इसका ग्राफ आएगा, ये अपने को ग्राफ ध्यान रखना है, इसके ग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सुविधा विसरण का ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे अगर वो दे देगा क्या, सांद्रता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और इधर विसरण की दर, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है। स्टार्टिंग में जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है विसरण की दर भी बढ़ेगी, उसके बाद ये कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि संतृप्त अवस्था आ जाती है। ये क्या आ गई यहाँ पे बेटा, संतृप्त अवस्था आ गई। क्या आ गई, ये संतृप्त अवस्था। इससे ज्यादा विसरण नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, वो अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, तो इसका जो ग्राफ आता है, अगर अपन सुविधा विसरण का ग्राफ प्लॉट करें सांद्रता और विसरण की दर के बीच में, तो जो इसका ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा कि एक संतृप्त अवस्था आ जाएगी इसमें, उससे ज्यादा विसरण नहीं होगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि विसरण की दर अगर आपको जीरो करनी है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर विसरण की दर को अपने को शून्य करना है तो अपने को काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा अपने को, -273 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसमें संतृप्त अवस्था क्यों आती है, तो उसको अपन देखते हैं बेटा। ये अपनी एक कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के अंदर सपोज है अपने को सुक्रोज का क्या करवाना है, सुविधा विसरण करवाना है, ठीक है। अंदर सुक्रोज के 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और बाहर जब अपन ने देखा कि सुक्रोज के कितने 5000 मॉलिक्यूल है, तो बेटा सांद्रता विभव तो बन रहे, यहाँ पे जो सांद्रता है सुक्रोज की वो ज्यादा है, किससे, अंदर से, तो सांद्रता विभव तो बन रहे, मतलब बाहर से ये अंदर ट्रांसफर होने चाहिए। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन वाहक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं उनके ऊपर, विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन वाहक, ठीक है। तो अपन ने देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीन वाहक या प्रोटीन कैरियर इंग्लिश में। लेकिन ध्यान रखना है कि कोशिका के ऊपर प्रोटीन वाहकों की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। अब सपोज एज कि जो प्रोटीन वाहक हैं उनकी संख्या है सिर्फ 2000, ठीक है। अपन ने देखा कि जो बाहर का माध्यम है वहां पे कितने सुक्रोज के अणु हैं, 5000, अंदर सुक्रोज के कितने अणु हैं, 100 ही अणु हैं, तो सांद्रता विभव तो बन रहे हैं, तो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इन्हें स्थानांतरित होना पड़ेगा। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कि शर्कराओं का सुविधा विसरण होता है। अब सुविधा विसरण का मतलब क्या है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर एक विशिष्ट प्रोटीन वाहक उपस्थित है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उन शर्कराओं के अणुओं के साथ विशिष्ट रूप से जुड़ते हैं, और जुड़ने के पश्चात उन्हें अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो यहां देखा अपन ने कि सिर्फ 2000 प्रोटीन वाहक हैं, कितने, 2000 प्रोटीन वाहक। तो अब ये सुक्रोज के कितने अणुओं से जुड़ेंगे, केवल 2000 सुक्रोज के अणुओं से जुड़ेंगे ना, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अणुओं की जो संख्या है, वाहकों की संख्या है वो कितनी है, 2000 है। तो सिर्फ 5000 में से कितने सुक्रोज के अणु स्थानांतरित होंगे, 2000। क्यों, क्योंकि प्रोटीन वाहकों की संख्या कोशिका झिल्ली के ऊपर निश्चित होती है, ठीक है।
तो 5000 में से केवल 2000 सुक्रोज के अणुओं का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। बाकी के जो बचे हुए कितने हैं, 3000, वो सुक्रोज के अणु बोलेंगे भाई अपना टाइम आएगा। कब आएगा, जब अंदर सुक्रोज के अणुओं की संख्या वापस कम हो जाएगी। इसीलिए इसमें क्या आती है, संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था आती क्यों है, क्योंकि प्रोटीन वाहकों की जो संख्या है वो एक कोशिका के ऊपर नियत है, फिक्स्ड है, ठीक है। असंख्य प्रोटीन वाहक नहीं है, और हर एक शर्करा के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन वाहक होता है, ठीक है। यह अपन ने सेल बायोलॉजी में पढ़ लिया है। प्रोटीन कैरियर्स कितने होते हैं, 10⁵, ठीक है, समथिंग अबाउट 1,00,000, ठीक है। तो अपने को तो ध्यान देना है कि भैया ये संतृप्त अवस्था क्यों आई है, क्योंकि कोशिका के ऊपर प्रोटीन वाहकों की संख्या निश्चित है, ठीक है। अब भार चाहे 50 करोड़ हो, लेकिन अगर सपोज एज की प्रोटीन वाहकों की संख्या 2000 है, तो सिर्फ और सिर्फ वो 2000 अणुओं के साथ ही क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और उन्हें अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। आ गया समझ में, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है। और चलो दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है बेटा, इसमें आएगी संतृप्त अवस्था। क्यों आएगी, क्योंकि कोशिका के ऊपर प्रोटीन वाहकों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। चलो कोई दूसरी शर्करा का और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये अपनी एक कोशिका है, ठीक है, और ये अपने क्या है, यहाँ पे प्रोटीन वाहक इसके ऊपर क्या है, उपस्थित हैं। ये क्या है, यहाँ पे अपने प्रोटीन वाहक क्या है, यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। अब सपोज है अपनी फेवरेट शुगर लेते हैं, फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज के 500 अणु कोशिका के अंदर है। बाहर देखा तो फ्रक्टोज जो शर्करा है उसके कितने अणु हैं, मेरे मन में वो जितने ले लो, ठीक है, 5 लाख अणु उपस्थित है। तो बेटा सांद्रता विभव तो बन रहे हैं, ठीक है। बाहर कितने हैं, 5 लाख, अंदर कितने हैं, 500, तो जाने चाहिए, डेफिनेटली जाएंगे, विसरण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन वाहक हैं वो कितने हैं बेटा, यहाँ पे प्रोटीन वाहक हैं, और प्रोटीन वाहकों की जो संख्या है वो केवल 3 लाख ही है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि सिर्फ कितने अणु स्थानांतरित होंगे इस 5 लाख में से, 3 लाख, क्योंकि प्रोटीन के अणुओं की संख्या कितनी है, 3 लाख ही है। प्रोटीन वाहकों की संख्या कितनी है, 3 लाख ही है। तो बेटा जो सुविधा विसरण की अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो जो सुविधा विसरण की जो दर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोटीन वाहकों की संख्या कितनी है, ठीक है। और प्रोटीन वाहकों की संख्या के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। अगर अपन दूसरे तरीके से देखें तो, ठीक है, दोबारा समझना कि भैया अंदर 500 है, बाहर 5 लाख है, 5 लाख क्या 50 करोड़ हो। अपन देखते हैं कि सुविधा विसरण जो होता है वो प्रोटीन वाहकों की सहायता से संपन्न होता है। और अपन ने देखा कि यार प्रोटीन वाहक तो 3 लाख ही हैं, तो 3 लाख अणु ही जुड़ेंगे इनसे, ठीक है। बाकी के 2 लाख अणुओं का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सुविधा विसरण में क्या आती है, संतृप्त अवस्था अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ये आ गया समझ में, वेरी गुड।
अब देखते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि विसरण को कौन कौन प्रभावित करेगा। ठीक है, तो बताओ कौन कौन करेगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आप जानते हो जो विसरण की दर है वो समानुपाती होती है किसके, सांद्रता के। दूसरा, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर अपन यहां पे ग्राफ बनाए, ठीक है, विसरण की दर और तापमान के। ठीक है, तो रिलेशन अपने को पता ही है 3/2 kT। तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो विसरण की दर कैसी होगी, बढ़ेगी। तो बेटा कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर तापमान के कैसा होता है, विसरण की दर जो होती है वो तापमान के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा विसरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कि जब तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने देखा सांद्रता, विसरण की दर समानुपाती होगी सांद्रता के, तापमान के भी समानुपाती होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन ने देखा है रिलेशन, अपन जानते हैं कि एक अणु की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका मान होता है 3/2 kT। ठीक है, यहाँ पे T होता है टेम्परेचर, तापमान, और K होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है गतिज ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी तो विसरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो विसरण की दर भी क्या होती है, समानुपाती होती है किसके, तापमान के। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, और कौन सा है रिलेशन, दाब। ठीक है, अगर तो बड़ा दाब के कैसे होगी, प्रेशर के। ठीक है, दाब। ठीक है, ऑन दाब, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेशर। ठीक है, तो विसरण की दर प्रेशर के कैसे होगी बेटा, समानुपाती होगी या व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो जो विसरण की दर है वो बेटा दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्योंकि आप जानते हो कि प्रेशर और टेम्परेचर में कांस्टेंट रिलेशन है। ठीक है, आपने फिजिक्स में देखा होगा, जो प्रेशर होता है और जो अपना क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इनके बीच में कांस्टेंट रिलेशन होता है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे विसरण की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो विसरण की दर दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप जानते हो इनके बीच में कांस्टेंट रिलेशन है। अब इतनी फिजिक्स मुझे नहीं आती, बस मैं इतना जानता हूं कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कांस्टेंट रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ते हैं। ये अपन नेचुरली भी जानते हैं, अगर अपन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाए तो भी अपन जानते हैं कि अगर तापमान बढ़ेगा, सॉरी, अगर दाब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। तो अगर अपने से ग्राफ बनवाया जाए,
ठीक है। दाब और विसरण की दर के बीच में तो कैसा आएगा ग्राफ, ये ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब अपन बोल सकते हैं विसरण की दर दाब के भी समानुपाती होती है। ठीक है, वेरी गुड। और क्या होगा, और अभी अपन देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो बेटा अभी देख रहे थे अपन क्या विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें अपन क्या क्या देख चुके हैं। उसमें अपन देख चुके हैं दाब, तापमान, सांद्रता। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। और देखते हैं 2-3 कारक हैं और। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन। ठीक है, एक होता है बेटा कौन सा, घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, घनत्व को क्या बोलते हैं अपन, डेंसिटी। तो जो विसरण की दर है, तो जो विसरण की दर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, घनत्व के। ठीक है, डेंसिटी के। ठीक है, तो अगर किसी माध्यम का घनत्व क्या है या किसी अणु का घनत्व ज्यादा है तो उसके विसरण की दर उतनी ही कम होगी। ठीक है, विसरण की दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, घनत्व के। अगर घनत्व ज्यादा है तो विसरण की दर कम होगी, और अगर घनत्व कम है तो विसरण की दर ज्यादा होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो विसरण की दर है वो घनत्व के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा है अपना कौन सा, माध्यम की पारगम्यता। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो बेटा पारगम्यता क्या होती है कि कोई भी माध्यम जो क्या करता है, ठीक है, अणुओं के विसरण के जो अणु है, सॉरी जो अणु है अपने, उनके विसरण की दर को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसकी पारगम्यता की, उनको जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो जो विसरण की दर होती है वो माध्यम की पारगम्यता के, विसरण की दर माध्यम की पारगम्यता के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर माध्यम की पारगम्यता क्या होगी, बढ़ेगी तो विसरण की दर घटेगी। अगर माध्यम की पारगम्यता क्या हो रही है, घट रही है, तो विसरण की दर बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक और होता है अपना क्या, विसरण दाब विभव। तो एक और होता है अपना कौन सा, विसरण दाब विभव। ठीक है, तो विसरण दाब विभव के जो विसरण की दर होती है, ये जो विसरण की दर होगी ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, विसरण दाब विभव के क्या होगी, समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये अपना जो विसरण है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब अपन दूसरा देखेंगे कौन सा, ऑस्मोसिस। क्या देखेंगे अपन, ऑस्मोसिस, परासरण। ठीक है, तो अपना विसरण ही होता है यहाँ पे क्या, खत्म। अब अपन देखेंगे क्या, परासरण, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे क्या, परासरण। ठीक है, और जो परासरण है ये क्या होता है, परासरण
छठवीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन इसको, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस, हिंदी में बोलते हैं परासरण। ये भी निष्क्रिय स्थानांतरण का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो अपन देख लें सबसे पहले अभी क्या परासरण क्या होता है बेटा। परासरण, ठीक है। एक विलयन कौन बनाता है, कौन बताएगा? विलयन कौन बनाता है? एक विलेय और कौन? विलायक, ठीक है। विलयन कौन बनाएगा अपना? एक विलेय और विलायक, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो अपन ने देखा कि जो विलेय के अणु होते हैं वो विसरण में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। और जो विलायक के अणु होंगे, ठीक है, तो परासरण में क्या होता है? विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्थानांतरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, ठीक है। तो विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्थानांतरण परासरण कहलाता है, ठीक है। या फिर अपन एक जो दूसरी डेफिनेशन जो जिंदगी भर से पढ़ते आ रहे हैं, जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्थानांतरण परासरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें निकल के आ रही हैं कि पहली चीज डिफ्यूजन में जाएंगे विलेय के अणु और परासरण में जाएंगे विलायक के अणु। कहां से? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है। जो परासरण शब्द है या परासरण की जो परासरण शब्द है, ये बेटा दिया था एबॉट नॉलेट ने, ठीक है। और इसको विस्तृत रूप से समझाया था ड्यूटेरो चैट ने, ठीक है। तो परासरण शब्द है वो दिया था एबॉट नॉलेट ने और इसको विस्तृत रूप से समझाया था ड्यूटेरो चैट ने, जो बहुत ही कम पूछा जाता है, कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो परासरण क्या होता है कि विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्थानांतरण परासरण कहलाता है। अथवा जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्थानांतरण परासरण कहलाता है। तो यहाँ पे जाएंगे किसके अणु? विलायक के, ठीक है। और विसरण में जाते हैं किसके? विलेय के। तो परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही है, और अंतर आ जाता है क्या कि इसमें विलायक के अणु जाते हैं। और दूसरी चीज, ठीक है, इसमें क्या होता है कि झिल्ली का उपयोग होता है, और वो झिल्ली कैसी होनी चाहिए? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो ये अपने को अपन डिटेल में पढ़ना है क्या? परासरण,
ठीक है। अब परासरण में अपने को सबसे पहले पढ़ने के लिए अपन देखेंगे कि झिल्ली पारगम्यता क्या होती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें झिल्ली पारगम्यता, और उसके बाद ठीक है इन डिटेल परासरण अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं झिल्ली पारगम्यता। तो बेटा क्या होती है झिल्ली पारगम्यता? ठीक है, क्या होगी झिल्ली पारगम्यता? ठीक है, इंग्लिश में मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, क्या होते हैं? देखो बेटा, ये एक कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये अपना है सपोज एज ECF और ये अपना ICF, और ये अपनी कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब अपने ICF का मतलब क्या होता है? आंतरिक कोशिकीय द्रव्य। ठीक है, और ये होता है क्या? बाह्य कोशिकीय द्रव्य। तो बेटा क्या होगा कि जो अणु है, ठीक है, अब जो अणु होंगे वो या तो क्या होंगे, द्रव्य होंगे, या गैस के अणु होंगे, या किसके अणु होंगे, ठोस के अणु होंगे। ठीक है, तो ये झिल्ली कुछ अणुओं को बाह्य कोशिकीय द्रव्य से आंतरिक कोशिकीय द्रव्य में जाने देगी, और कुछ अणु आंतरिक कोशिकीय द्रव्य से कहाँ आएंगे, बाह्य कोशिकीय द्रव्य में आएंगे। समझ लो, अरे कोशिका झिल्ली है, वो कुछ अणुओं को तो बाहर से अंदर जाने देगी और कुछ अणु अंदर से बाहर आएंगे। ठीक है, तो कौन से अणुओं के लिए, ठीक है, ये झिल्ली पारगम्य, मतलब कौन से अणुओं के लिए ये क्या करती है, उन अणुओं के स्थानांतरण को क्या करती है, जो ठोस द्रव्य या गैस के अणु हैं उनको स्थानांतरित होने देती है या नहीं होने देती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, झिल्ली पारगम्यता। ठीक है, चाहे वो द्रव्य के अणु हो, चाहे गैस के अणु हो, चाहे ठोस के अणु हो, कोई भी कोशिका झिल्ली, ठीक है, या कोई भी झिल्ली हो, ठीक है, वो ठीक है द्रव्य के अणु, गैस के अणु या ठोस के अणुओं को, ठीक है, उनके स्थानांतरण को, ठीक है, अलाउ करती है या अलाउ नहीं करती है। ठीक है, अगर उनके स्थानांतरण को अलाउ कर रही है तो उनके लिए पारगम्य है, और अगर उनके स्थानांतरण को अलाउ नहीं कर रही है तो वो उनके लिए अपारगम्य। ठीक है, तो हम तो यहाँ बात ही किसकी करेंगे, विलेय के अणुओं की या विलायक के अणुओं की। ठीक है, तो कोई भी कोशिका झिल्ली विलेय अथवा विलायक के अणुओं के स्थानांतरण के लिए, ठीक है, पारगम्य होगी तो उसे अपन पारगम्य झिल्ली बोलेंगे, अगर अपारगम्य होगी तो अपन अपारगम्य झिल्ली बोलेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि कौन सी जो झिल्ली है वो विलेय के अणुओं का स्थानांतरण करवाती है, और जो कौन सी झिल्ली है वो विलायक के अणुओं का स्थानांतरण करवाती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी नथिंग क्या है कि कोई भी झिल्ली विलेय या विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है या अपारगम्य होती है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, पारगम्यता। ठीक है, अगर अलाउ कर रही है ट्रांसपोर्टेशन तो पारगम्य, और अगर अलाउ नहीं कर रही है तो अपारगम्य। ठीक है, और झिल्ली पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होंगी? ठीक है, झिल्ली पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां होंगी वो कितने प्रकार की होंगी, 4 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी?
एक तो होगी बेटा कौन सी, आप लोग पढ़ चुके हो, इतना तो जानते ही हो, पारगम्य झिल्ली। ठीक है, मतलब परमीएबल मेम्ब्रेन। दूसरी कौन सी होगी, अपारगम्य झिल्ली, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और तीसरी कौन सी होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और चौथी कौन सी होगी, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसको अपन बोलेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अपन इनको देखेंगे अभी, तो ये आप कॉपी कर लो।